विक्रमशिला यस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग। फिजिकल ज्योग्राफी में आज हमने करना है इंसुलेशन एंड टेरेस्ट्रियल हीट बजट, यानी सूर्यातप और पृथ्वी का ऊष्मा बजट। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्वेश्चन बनता है, छोटा बड़ा जो भी बनेगा वहां से क्वेश्चन बनता है। इंसुलेशन से प्रीलिम में क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, इसलिए इसको ढंग से समझें, ठीक है। तो सबसे पहले इंसुलेशन होता क्या है, सूर्यातप कहते किसको है। जब आप लिख रहे होंगे मेंस में तब शायद आपको ये बात याद आ रही होगी कि हमें क्या करना है, याद करते हुए चलना है। तो याद क्या करना है आपने, सबसे पहले इंसुलेशन को डिफाइन करना है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं, यानी radiant energy from the sun that strikes the earth is called insolation. Radiant energy from the sun that strikes the earth is called insolation. आपने हिंदी माध्यम में तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं, और यह ऊर्जा लघु तरंगों यानी शॉर्ट वेव्स के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। शॉर्ट वेव्स का मतलब होता है वेवलेंथ जो होती है, शॉर्ट वेवलेंथ। कल भी बताया था मैंने कि जब सूर्य से नीचे पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा होता है तो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, और जब पार्थिव विकिरण होता है, पृथ्वी गर्म होकर जब ऊर्जा को ऊष्मा को क्या करती है, विकिरित करती है, तब उस समय वेवलेंथ कैसी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ठीक है। और वायुमंडल की विशेषता बताई थी मैंने कि वो शॉर्ट वेवलेंथ वाले सूर्य प्रकाश के लिए पारदर्शी है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए यानी लॉन्ग वेवलेंथ वाले पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। इतना समझ में आ गया। पारदर्शी बोलते हैं किसको, हाजी, ट्रांसपेरेंट को, ठीक है। पृथ्वी भूआब है, जियोइड है, यूनिक वर्ड है, पृथ्वी के लिए यूज किया जाता है कि पृथ्वी कैसी है, आंसर जियोइड है। लेकिन यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो उसका आंसर था लधवक्ष गोलाब। क्या था, लधवक्ष गोलाब, ऑबलेट स्फेरॉइड। इंग्लिश में उसका आंसर था ऑबलेट स्फेरॉइड। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। यह क्वेश्चन बन चुका है, शायद उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा कि पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल के ऊपरी सतह पर कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, तो आपने आंसर बोलना 1.94। इसको अभी याद कर लीजिए, 1.94, और यूनिट भी याद कीजिए, कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है, यानी 1 मिनट में इतनी ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। ये तो पता ही है आपको कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। कैपलर के नियम, अगर आप फिजिक्स आपने पढ़ी है तो कैपलर के नियम पढ़े होंगे। कैपलर का पहला नियम यही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। चक्कर को क्या बोलते हैं, परिक्रमण कि परिभ्रमण, हाजी क्या बोलते हैं, परिक्रमा लगा रही है ना, तो क्या बोलेंगे, परिक्रमण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अब चक्कर लगा रही है, ये वैसी भाषा है, कैसी, गांव ग्राम की भाषा है, इसको नहीं बोलना है आपने, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान, अब यहाँ पे चक्कर के दौरान नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, परिक्रमण के दौरान। इन शब्दों से क्या होता है, आपकी मैच्योरिटी का पता चलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप मतलब आपको शब्दों का चयन करना आता है कि नहीं आता है। अगर आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते हुए शब्दों का चयन करना आता है, अच्छे शब्दों का, इसका मतलब जब आप कहाँ होंगे, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बैठे होंगे, तो वहां पर भी आपको शब्दों का चयन करना आ जाएगा। चाहे फिर किसी भीड़ को टैकल करना हो, किसी भी शिष्टमंडल से बात करनी हो, है ना, कुछ भी लिखना हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, शब्दों का अच्छा चयन करेंगे। ठीक है भाई, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान
पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर, पृथ्वी के सूर्य के सबसे दूर। मैं फिर बताऊं आपको, केपलर ने यही कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। और उस दीर्घवृत्त के 2 सेंटर होते हैं, एक सेंटर खाली होता है, एक पर क्या होता है, सूरज होता है। क्या होता है, हल्का सा अगर मैं बोर्ड में बनाऊं तो ये है, ये दिख रहा है, यहां पर सूरज है, क्या है, और ये सेंटर क्या है, खाली है। पृथ्वी कभी यहां पर होती है, पृथ्वी कभी यहां पर होती है। मतलब पृथ्वी कभी सूर्य के सबसे निकट होती है, पृथ्वी कभी कभी सूर्य से सबसे दूर होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है उसको पेरिहिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिहिलियन। और ये 3 जनवरी को होता है। कितने को होता है, 3 जनवरी को। और पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होती है उसको एपिहिलियन बोलते हैं। ये 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को। इतना समझ में आ गया। उसी बारे में बता रहा हूं मैं कि दीर्घवृत्त को, सबसे पहले तो दीर्घवृत्त को समझिए। एलिप्टिकल पाथ जो होता है वो कैसा होता है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है, अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। कितना, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। वैसे जो औसत दूरी है पृथ्वी से सूर्य की वो कितनी है, 14 करोड़ 96 लाख। कितनी है, 14 करोड़ 96 लाख। लेकिन मैंने कहा जब सबसे निकट हो रही है तो, सॉरी, सबसे दूर जब हो रही है तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। ठीक है। अब यहां पे एक प्रश्न खड़ा होगा कि यार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, फिर इतनी गर्मी क्यों हो रही भाई, जुलाई में ही तो हो आप। अगर पृथ्वी सूर्य से इतनी दूर है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है। या दूसरा क्वेश्चन, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट है, तो इतनी ठंड क्यों होती है 3 जनवरी को। मसूरी जाते हो आप लोग तो बर्फ देखने, कद्दू खाल, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जिस समय 3 जनवरी होता है उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में आग लग रही होती जंगलों में जनवरी के महीने में। क्या होती है, वहां गर्मी हो रही होती है। वहां पे एक बार क्वेश्चन पूछा ना कि क्या बोलते हैं, ईसाइयत जहां जहां पर है तो वहां पर क्रिसमस मनाया जाता है, और क्रिसमस के दिन कौन आते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं। सेंटा क्लॉज आते हैं तो उनकी गाड़ी को कौन खींचते हैं, रेनडियर्स खींचते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन खींचते हैं, वहां तो रेनडियर होते ही नहीं। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में रेनडियर होते हैं, नहीं होते। प्यासी भूमि का देश है, द डाउन अंडर बोलते हैं उसको। चलो, पर ये क्वेश्चन बना हुआ, सेंटा क्लॉज की गाड़ी को खींचते हैं। कुछ बच्चे लिख के आ गए कुत्ते, तो कुत्ते नहीं खींचते। कुत्ते होते हैं वहां, बर्फीले कुत्ते होते हैं, लेकिन उनके जो स्लेज होती है उसको कौन खींचते हैं, रेनडियर्स खींचते हैं। ठीक है। अच्छा जी, पृथ्वी की इस स्थिति को क्या बोलते हैं, एपिहिलियन। मैंने कहा पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होगी 4 जुलाई को, उसको बोलते हैं एपिहिलियन। याद करने का तरीका है, पेरिहिलियन मतलब पास, एपिहिलियन मतलब दूर। पी से पास, पेरिहिलियन, एपिहिलियन मतलब दूर। एपिहिलियन को क्या बोलेंगे, अपसौर बोलते हैं। इसको अभी याद कर लो भाई, बड़ा दिक्कत होता है हिंदी में उपसौर और अपसौर में। अपसौर, अपसौर कब होता है, अपसौर, एपिहिलियन कब होता है, 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहती है, यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर रहती है। कितनी रहती है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर रहती है। इस स्थिति को उपसौर बोलते हैं, यानी पेरिहिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर या पेरिहिलियन कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप इंसोलेशन 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक, यानी 7% अधिक होता है। यानी 3 जनवरी को जो सूर्यातप प्राप्त करती है पृथ्वी, वो 7% ज्यादा प्राप्त करती है। इतना समझ में आ गया। फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यतप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं
डाल पाती है। सूर्य तप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि सूर्य तप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों, अब वो कारक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कारक मतलब फैक्टर्स, जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण। भाई जमीन की एक प्रॉपर्टी, जो जमीन है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। पानी देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। पृथ्वी को ध्यान से देखोगे तो अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर देखोगे तो जमीन ज्यादा है, पानी कम है। नीचे देखोगे तो जमीन कम है, पानी ज्यादा है। इंसोलेशन का इफेक्ट जमीन वाला पार्ट पर ज्यादा पड़ेगा, पानी वाले पार्ट पर अपेक्षाकृत कम पड़ता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में जो भिन्नता है उसके बारे में बता रहा हूं। सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता के कारक, अब ये प्री का क्वेश्चन बनते हैं भाई, क्या बनते हैं कि सूर्य तप में जो होने वाली विभिन्नता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं। नंबर 1, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अगर अपनी एक्सिस पर ना घूमती, एक ही जगह पर सूर्य तप पड़ता रहता तो क्या होता? आग लग जाती भाई, भुन जाता हो। अभी तक वो पार्ट होता ही नहीं वहां पर। पृथ्वी घूम रही है तो ये वैसे ही है जैसे क्या, धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे ही गर्म होता है वैसे ही वो पार्ट आगे चला जाता है सूर्य के प्रकाश से। इस वजह से क्या है, तो पहला फैक्टर जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, समझ में आ गया। दूसरा, सूर्य की किरणों का नतिकोण। सूर्य की किरणों का नतिकोण डायरेक्ट कहीं पर, मतलब 90 डिग्री कहीं कहीं पर पड़ेगी, वो कहीं कहीं, मतलब अलग अलग जगह पर क्या होगा, उसका एंगल अलग अलग होगा। वो आगे समझाऊंगा मैं टेबल में कि अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल से सूर्य की किरणें क्या होती है, पड़ती हैं। तीसरा, दिन की अवधि। भाई दिन की अवधि भी अलग अलग है सारी जगहों पर। पृथ्वी के अलग अलग भागों में क्या है, दिन की अवधि अलग अलग है। कहीं पर 6 महीने का भी दिन होता है। कितने महीने का? अब 6 महीने का दिन होता है, वो तो शुक्र है कि 6 महीने का दिन होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है जब ध्रुवों पर जा रहा होता है तो वायुमंडल में बहुत लंबा रास्ता तय करके जा रहा होता है। क्या भाई, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो जहां से वायुमंडल की ऊपरी सीमा है और जहां से वायुमंडल की निचली सीमा है उसके बीच की डिस्टेंस माना कितना, मान लेते हैं 100 किलोमीटर। कितना? तो भाई जो ध्रुवों पर जब वो प्रकाश जा रहा है सूर्य का, तो वहां पर जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो लगभग 200 किलोमीटर तय कर रहा है। तो 100 किलोमीटर तय करेगा जब प्रकाश, तो प्रकाश के 2 प्रकृतियां बताई थी मैंने फिजिक्स के हिसाब से। एक होती कण प्रकृति, एक होती है तरंग प्रकृति। तो कण प्रकृति में फोटॉन्स बताया था मैंने, एनर्जी पैकेट्स। तो जब छत्तीसगढ़ पर सूरज की किरणें पड़ेंगी, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा, तो भुन जाता है आदमी। भुन जाता है मतलब इतनी गर्मी होती है, इतना ज्यादा उसमें क्या होती है, हीट होती है। लेकिन ध्रुवों पर प्रकाश, मैंने कहा 6 महीने का दिन हो रहा, तो वो तो शुक्र है कि बहुत लंबी डिस्टेंस तय कर रहा है, स्कैटर्ड हो जा रहा है प्रकाश, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, मतलब जो एनर्जी पैकेट्स हैं या जो ऊष्मा जो उसके अंदर होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती वहां पर। वरना तो 6 महीने के दिन में आग लग जाती ध्रुवों पर, सारी जितनी भी आइस कैप्स सब पिघल जाती। नहीं आए समझ में? और वो सब क्यों है, प्रकृति ने सब सेट करके रखा हुआ। 23.5 डिग्री पे झुकी हुई पृथ्वी को, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो समझ में आ गया? ठीक है। अगला है वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा जिस दिन बादल लगते हैं उस दिन सूर्य की किरणें पड़ती हैं आप पर? नहीं पड़ती है। जिस दिन धुआं, मतलब जिस दिन धूल धक्कड़ होता है, बहुत ज्यादा धूल धूल सी होती है, उस दिन क्या सूर्य का प्रकाश पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। अभी जब जाड़े आएंगे, कोहरा लगेगा, कुछ पता चलता है? हाँ, आफत आ जाती है स्कूटी चलाने में, नहीं? कितना ठंडा होता है। तो सूर्य का किरण, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो मैं कह रहा हूँ वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल अगर पारदर्शी होगा तो सूर्य तप की मात्रा अधिक होगी, और अगर नहीं होगा तो सूर्य तप की मात्रा कम होगी। और लेकिन इस फैक्टर का प्रभाव कम पड़ता है क्योंकि कभी कभी लगता है कोहरा। क्या होता है, कोहरा हो गया या जो भी चीजें, बादल वगैरह। अगला है स्थल विन्यास। अगला क्या है, स्थल कैसा है। स्थल कैसा है मतलब उसका विन्यास कैसा है, वो सूर्य की तरफ है कि नहीं है।
अब जैसे माना पहाड़ों पे देखा होगा आपने, एक धार के इस तरफ आ जाओ तो उसका वेजिटेशन अलग है, दूसरी धार धार के उस तरफ चले जाओ तो वेजिटेशन दूसरा है। धुआंधार नहीं बोलते उत्तराखंड में हम लोग, क्या बोलते हैं? जहां से धार दिख रही है, इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, इधर का वेजिटेशन अलग इधर का वेजिटेशन अलग। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वहां का वेजिटेशन अलग होगा, इधर का अलग होगा। स्थल विन्यास, ऊपर नीचे, है ना, समझ में आ रहा है? अंतिम दो कारकों का प्रभाव कम पड़ता है। मैंने पहले ही बता दिया कि वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास का प्रभाव कम पड़ता है। जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है सूर्य तप की विभिन्नता पर, वो पड़ता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा सूर्य की किरणों का नतिकोण, तीसरा दिन की अवधि। ये तीन इंपॉर्टेंट है, दिन की अवधि। अगला पॉइंट है, मतलब इसी में बता रहा हूं आगे, परिभ्रमण और परिक्रमण। पहले तो ये समझ लीजिए भाई परिभ्रमण परिक्रमण क्या होता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर क्या करती है, एक्सिस पर जब घूमती है लगभग 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे नहीं होते वैसे, 23 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड होते हैं, बट उसको हम क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रोटेशन। और जो परिक्रमण, परिक्रमण बोलते हैं रिवोल्यूशन को। किसको बोलते हैं? अर्थ रिवॉल्व द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। तो परिभ्रमण और परिक्रमण पृथ्वी की दो गतियां हैं। परिभ्रमण गति द्वारा पृथ्वी अपनी धुरी पर बराबर चक्कर लगाती रहती है, और परिक्रमण द्वारा वह अपने कक्ष पर कक्ष बोला मैंने, 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगर आप पहला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने सबसे पहले यही समझाया। कक्ष बोलते हैं ऑर्बिट को। किसको बोलते हैं? अगर मैं बोलूंगा एक्सिस बोल रहा हूं मैं इसको, अगर मैं ऊपर से एक सीधे क्या करूं, अगर मैं यहां से कर दूं तो ये जो एंगल है 23.5 का है। कितने का? 23.5 का। लेकिन अगर मैं कक्ष पर बोलूं कितनी झुकी हुई है तो तब 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। कई लोग तो बिल्कुल जल्दबाजी में क्या करते हैं, अक्ष कक्ष देखते नहीं है और सीधे लगा देते हैं जी 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी अक्ष पर यानी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 और 23.5 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90। समझ में आ गया? ठीक है। इस ग्लोब को देखना आप ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो रॉड इसके बीच में से पड़ी हुई है टेढ़ी है। कैसी है? अगर हम सीधी रॉड डालेंगे तो ये यहां से जाएगी और कहीं यहां निकलेगी। तो ये जो एंगल आ रहा है ये कितना आ रहा है? 23.5 डिग्री। और इसके झुकने की वजह से ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री पर है, साउथ लैटिट्यूड पर। ठीक है। तो सूर्य की जो गति है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है, 90 का एंगल मैक्स, जो 90 का एंगल बनाएगा तो जो लास्ट लिमिट है उसकी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ, और लास्ट लिमिट नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उससे आगे के एंगल हमेशा 90 से ज्यादा के होंगे। तो समझ में आ गया? कम, ज्यादा या कम के होंगे? अच्छा जी। तो अपनी अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन गतियों के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात और ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न अक्षांशों पर दिन और रात की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर सूर्याभितप की न्यूनाधिक मात्रा पर पड़ता है। न्यूनाधिक दो शब्दों से मिलकर बना है। न्यून मतलब कम, अधिक मतलब अधिक। न्यूनाधिक कहीं कम कहीं ज्यादा, सूर्याभितप की न्यूनाधिक मात्रा पर पड़ता है। किसी स्थान पर जितना ही सूर्य ऊंचा और अधिक देर तक चमकता है वहां उतना ही अधिक सूर्यतप प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर पर हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है। परंतु भूमध्य रेखा से दूर अन्य अक्षांशों पर परिभ्रमण की विभिन्न स्थितियों के अनुसार दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं। दिन रात क्या? छोटे बड़े होते रहते हैं। विभिन्न अक्षांशों पर ज्यों ज्यों विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण को जाते हैं तो सूर्य से प्राप्त गर्मी की यह मात्रा घटती जाती है। क्या होती है? जैसे 0 डिग्री इक्वेटर पर अगर मैं बोलूं तो सूर्यातप जो है वो 100 है। कितना?
10 डिग्री पे जाऊं तो 99 है, 20 डिग्री पे जाऊं तो 95 है, 30 डिग्री पे जाऊं तो 88 है, 40 डिग्री पे जाऊं तो 79 है, 50 डिग्री पे 68 है, 60 डिग्री पे 57 है, 70 डिग्री पे 47 है, 80 डिग्री पे 43 है, 90 डिग्री पे 42 है। ठीक है, साथ में अगर आप ये पढ़ पाओ, एक तालिका बता रहा हूं मैं आपको कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के गिरने का जो कोण और दिन के प्रकाश की अवधि है वो अलग अलग होती है। 21 सितंबर 21 मार्च, ये दो डेट आपको पता है। क्या होता है इस दिन? सूर्य 0 डिग्री इक्वेटर पर होता है। सूर्य की डायरेक्ट किरणें कहां पर पड़ रही होती है? 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ रही होती है। कब? 21 सितंबर और 21 मार्च को। इस दिन क्या होता है कि प्रकाश की अवधि 90 से लेकर और 90 तक, ऊपर नॉर्थ पोल से लेकर और साउथ पोल तक 12-12 घंटे की होती है। क्या होती है? 21 मार्च और 21 सितंबर और 21 मार्च को, 23 सितंबर होना चाहिए भाई, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? 0 डिग्री इक्वेटर पर होता है सूर्य की किरणें। उस दिन क्या होता है? पूरे जितने भी लैटिट्यूड है 12 घंटे का ही क्या होता है उस दिन? प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है? अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो किरणों का कोण जो होता है वो 0 होता है। किरणों का कोण कितना होता है? 0 होता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बात करूं तो किरणों का कोण कितना होता है? 23.5 डिग्री होता है। कितना? 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करूं तो 40 डिग्री कोण होता है किरणों का। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करूं, नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करूं तो किरणों का कोण कितना होता है? 66.5 डिग्री। ये यहां से दो स्टेटमेंट बना सकती है यूपीएससी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट 21 मार्च और 23 सितंबर को 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो सूर्य की किरणों का कोण होता है वो 23.5 डिग्री होता है। दूसरा स्टेटमेंट 21 मार्च और 23 सितंबर को 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर किरणों का जो कोण होता है वो 66.5 होता है। कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 0 डिग्री पर 90 डिग्री का, मैंने कहा नहीं आपको उस दिन 0 डिग्री पर ऐसे पड़ता है सूर्य का किरण। कैसा है? ऐसे पड़ रहा है। 66.5 डिग्री पर, ये जो 66.5 डिग्री यहां पर जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम? आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक ओशियन है ना ऊपर, आर्कटिक सर्किल। तो सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही? तिरछी पड़ रही। तो कितना पड़ रही? 23.5 डिग्री के एंगल में पड़ रही। जबकि 23.5 पर कितने की पड़ रही? 23.5 डिग्री पर कितने की पड़ रही? 66.5 की पड़ रही। ठीक। फिर 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर कितनी पड़ रही? 66.5 डिग्री। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर कितना पड़ रहा है? 40 डिग्री। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कितना पड़ रहा है? 23.5 डिग्री। और 90 डिग्री साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर कितना पड़ रहा है? 0। कितना समझ में आ गया? 0 का मतलब, 0 का मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अब मैं आ रहा हूं 21 जून पे। 21 जून को क्या होता है? सूर्य कहां चमक रहा होता है? 21 जून को सूर्य कहां पर चमक रहा होता है? हाजी, कर्क रेखा पर चमक रहा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमक रहा होता है। तो 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव में जो प्रकाश की अवधि होती है 6 महीने। हम नहीं बोलते 6 महीने का दिन हो रहा है। क्या हो रहा है? 6 महीने का दिन हो रहा है। उस दिन जब 90 डिग्री पर किरणों का कोण कितना है? 23.5 डिग्री। इसको समझ लीजिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है यहां से। इसमें बड़े बड़े तुतैन खामिन भी क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? हाँ, गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा अगर आपका बैकग्राउंड ज्योग्राफी नहीं है तो। बाकी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ग्लोब सामने रखकर एंगल। अब आप कहां पे हैं? 21 जून को आपका जो सूरज की किरण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, तो एंगल यार अपने आप ही क्या हो गया? अरे यहां से जब एंगल जा रहा था तब अलग था, अब यहां पर सूर्य का 90 बन रहा, पहले यहां 90 बन रहा था,
अब यहाँ 90 बन रहा है, तो अब यहाँ का एंगल कितना बनेगा? तो वही बताना चाह रहा हूं मैं कि 21 जून को 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा। किरणों का कोण जो होगा वो कितना होगा? 23.5 होगा। 66.5 डिग्री पर 47 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 50 डिग्री पर 63.5 डिग्री का कोण बनेगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर यानी ट्रॉपी ऑफ कैंसर पर 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री समझ रहे हो? सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ रही है ऐसे। छत्तीसगढ़ में जाना या जो 8 स्टेट हैं भारत के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर खड़े होना किस दिन? 21 जून को। ये भी पूछा यूपीएससी ने, किस दिन आपकी छाया आपके जूतों के नीचे होती है, पैर के, मतलब होती नहीं छाया? आंसर 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब आप खड़े होंगे, क्योंकि सूरज की किरणें ऐसे पड़ रही है सीधे। हमारी छाया क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है छाया? क्योंकि जब तिरछे में आएगी तब हमारी छाया दिखाई देगी। हमारी छाया हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो मैंने आपको बताया कि 8 राज्यों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आप खड़े होकर देखना, आप उस दिन आपकी छाया नहीं पड़ेगी। ऐसे ही कैप्रिकॉर्न पर भी होता है। जब कैप्रिकॉर्न पर चमक रहा होता 90 डिग्री के एंगल पर, तब कैप्रिकॉर्न पर भी छाया नहीं पड़ती है। और इस छाया को समझते थे कौन? संवई राजा जयसिंह। जो ऑब्जर्वेटरी उन्होंने बनाई है वो क्या है? वो छाया से ही तो, जो धूप घड़ी जिसको बोलते हैं, जंतर मंतर में जाना कभी दिल्ली में, वो एग्जैक्ट टाइम बताती है, तो छाया से है वो। इससे पुराने लोग भी ऐसे एक लकड़ी लगाते थे जमीन पर, तब बताते थे लगभग भाई इतना बज रहा होगा, क्योंकि उनको, उनके पास आप जैसी राडो जैसी घड़ियां नहीं थी। क्या नहीं थी? है ना, टाइटन की घड़ियां नहीं थी, एचएमटी की घड़ियां नहीं थी, ऐसा कम था ना पहले। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे ही भाई 0 डिग्री पर 66.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसको मुझे ऐसा लग रहा कि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन बनाएगी। क्या करेगी? अब चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट में बनाए, चाहे वो आईएएस में बनाए, चाहे वो कहीं भी बनाए, लेकिन बहुत जल्द आप यहां से क्वेश्चन देखोगे और उस दिन आप याद करोगे कि मैंने कहा था। क्या कर लो? याद कर लो। याद करने से पहले उसको समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो 0 डिग्री पर 66.5 का किरणों का कोण है 21 जून को। 21 जून को 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 43 डिग्री का कोण है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कितना? 0 डिग्री। कितना? अब 0 का मतलब होता है रात। 0 का मतलब क्या होता है? ऊपर आपने पढ़ा कि 6 महीने का दिन। क्या पढ़ा? तो जब ऊपर नॉर्थ पोल पर 6 महीने का दिन हो रहा होगा, तो नीचे साउथ पोल पर 66.5 डिग्री से ही लगा लो आप, रात शुरू हो गई। अब आप 66.5 से लेके 0 तक, दक्षिणी पोल तक जाते रहो, दक्षिणी ध्रुव तक रात ही रात मिलेगी। क्या मिलेगी? लेकिन वहां की रात भी दूसरे किस्म की होती है, काली रात नहीं होती है। मैंने आपको जैसा कि बताया, क्या ऊपर ऑरोरा बोरियोलिस और नीचे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सुमेरु ज्योति और कुमेरु ज्योति के दर्शन होते रहते हैं। अब आ गए हम भैया 22 दिसंबर पे। कब आ गए? 22 दिसंबर पे। 22 दिसंबर में अगर आप बोलेंगे 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल है आपका, वहां पर प्रकाश की अवधि कितनी? 0। 0 का मतलब 6 महीने की रात। 6 महीने की अब यहाँ रात पड़ेगी। ठीक है। 0 डिग्री का कोण होगा। 66.5 पर भी 0, यहां पर भी रात होगी। 0 डिग्री का कोण होगा। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 7 घंटे 42 मिनट तक प्रकाश आएगा, यानी वहां दिन खाली कितने का होगा? 7 घंटे 42 मिनट। और 16.5 डिग्री जो होगा किरणों का कोण होगा। बढ़िया है यार, यहाँ यही चलते हैं 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। 7.5 घंटे का दिन, उसके बाद सोना ही सोना है, नहीं है? अरे भाई 1/3 दिन है, बाकी 2/3 क्या? रात है। 2/3 रात सोने के लिए होती है रात। ऐसे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर 10 घंटे 33 मिनट का दिन होगा। कितने का? 10 घंटे 33 मिनट का दिन होगा। जो किरणों का एंगल होगा वो कितना होगा? 43 डिग्री होगा। कितना होगा? आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? सूर्य की डायरेक्ट किरणें 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है, मकर रेखा पर पड़ रही है। एंगल जो हो गया वो 43 डिग्री का एंगल हो गया किरणों का। क्या हो गया?
कितना हो गया भाई? अब इसमें ना मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। 21 जून को 90 का एंगल था, भयंकर गर्मी, मतलब इतनी गर्मी कि छाले पड़ जाए सिर में, इतनी गर्मी। और 22 दिसंबर को 43 डिग्री का एंगल है किरणों का। किरणों का एंगल ज्यादा होगा तो वायुमंडल में ज्यादा ट्रेवल करेंगी सूर्य की किरणें। वायुमंडल में ज्यादा ट्रेवल करेंगी तो स्कैटरिंग भी होगी, एब्जॉर्ब भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो एनर्जी पैकेट्स आप तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, क्या 22 दिसंबर को बोलेंगे ठंडा हो रहा जी। क्या हो रहा? तो ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि किरणों का एंगल कितना है? 45 डिग्री है। समझ में आ पा रहा है आपके? इसको डायग्राम से समझाना पड़ेगा मुझे, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? चलो पहले पहले ये याद कर लो, फिर मैं अभी डायग्राम बनाता हूं। 23.5 डिग्री, 0 डिग्री पर कितना होगा? 12 घंटे का दिन होगा, और 66.5 डिग्री का एंगल होगा किसका? किरणों का। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 90 डिग्री का एंगल होगा, 13 घंटे 27 मिनट का दिन होगा। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 16 घंटे 18 मिनट का दिन होगा, और 66.5 डिग्री का एंगल होगा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 24 घंटे का दिन होगा, और 47 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 6 महीने की रात होगी, और 23.5 डिग्री का क्या होगा? एंगल होगा। पहले क्या करो, इस टेबल को याद करो, उसके बाद एक डायग्राम बनाओ बनाओ बनाओ। पृथ्वी बनाओ, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बनाओ। पृथ्वी के चारों ओर क्या बनाओ? वायुमंडल बनाओ। बन गया? इसको इस तरह से समझो कि हमारी अर्थ है। गोल बन गई? व्हाइट बोर्ड पर नहीं बन पाती गोल। और ये हमारा वायुमंडल है। ये क्या है? ये हमारा वायुमंडल है। इस पे 3 लाइनें बना दो, एक 0 डिग्री इक्वेटर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है? 4 डेट्स लिखनी है आपने। कौन कौन सी? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। इतना बना दिया। उसके बाद आपने बनाना है 21 जून, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। 21 जून, और यहां पे लिखना आपने कितना? 22 दिसंबर। कितना? अब मैं सूरज को लेके चल रहा हूं। सूरज मैंने 3 सूरज बनाने पड़ेंगे मुझे। 3 सूरज नहीं, मतलब 3 स्थितियां बतानी पड़ेंगी सूरज की। एक, जब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा, कहां पर? कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, और एक बना दिया। अब इस पर एक 66.5 डिग्री बनाओ, ऊपर 66.5 डिग्री। ये हो गया आपका कितना? 23.5 डिग्री। ये हो गया 0 डिग्री। ये फिर 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। एक 66.5 डिग्री नीचे बना दो, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि माना सूरज 0 डिग्री इक्वेटर पर अगर चमक रहा है, तब मैं सिर्फ एक को, 2 को लेके चल रहा हूं खाली। किसको? 66.5। मैं बाकी नहीं ले रहा हूं, बाकी आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। 50 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो आप मुझे बताओ कि ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, लिस्ट में देख के बताओ। बताओ। मैं यहां की बात कर रहा हूं जब सूर्य
21 मार्च और 23 सितंबर को 0 डिग्री पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब 23.5 डिग्री पर कितने का एंगल बन रहा है, 66.5 पर कितने का एंगल बन रहा है? 66.5 का एंगल बन रहा है। और उधर कितना बन रहा है? 23.5 का बन रहा है। अच्छा जी, और जब यहां पर चमक रहा है तब कितने का बन रहा है? मतलब यहां पर कितने का बन रहा है और यहां पर कितने का बन रहा है? हाँ जी, इसको समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो और इस पे एंगल लगाओ। जो मैं ये लाइनें खींच रहा हूं इन पर एंगल लगाओ। अब यहां से बताओ कि जब यहां पर होगा तब कितना होगा? इन एंगल को निकालो। ठीक है, और निकाल के मुझे इन एंगल को भर के मुझे बताओ, तब हम सारणी को पढ़ेंगे। केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को अर्थात बसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स और शरद इक्विनॉक्स यानी ऑटम इक्विनॉक्स को समस्त भूमंडल पर दिन रात बराबर होते हैं। ये वनडे एग्जाम का क्वेश्चन होता है कि पूरे भूमंडल पर यानी पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है कब? जिस दिन सूरज की डायरेक्ट किरणें 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ रही होती हैं। वो कब पड़ रही होती हैं? वो 21 मार्च को पड़ रही होती हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। 23 सितंबर को पड़ती हैं। 23 सितंबर को शरद विषुव या ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया? ये याद रहेगा। वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं कि कब रहता है दिन और रात, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। आंसर जब क्या 0 डिग्री इक्वेटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही होती सूर्य की किरणें। इसीलिए जब हम टेबल देख रहे थे तो प्रकाश की अवधि 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे पूरा दिख रहा था ऊपर से नीचे तक, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। 22 दिसंबर का दिन सबसे लंबा होता है। 22 दिसंबर का दिन सबसे लंबा होता है, जबकि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। 22 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े रातें छोटी होती हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब क्या करना है आपने, इन दो स्टेटमेंट को बनाकर यूपीएससी के लिए क्या कर देना है, एक क्वेश्चन बना देना है। क्या बनाना है? जबकि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब देखो क्या करेगा यूपीएससी, आपके लिए बहुत छोटा सा बोलेगा कि ये ध्यान रखना आपने, 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में, कहां पर? सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। कहा? दक्षिणी गोलार्ध, ये ग्लोब दिख रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधे को गोलार्ध बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। यूपीएससी कुछ नहीं करती, उत्तरी गोलार्ध की जगह दक्षिणी गोलार्ध लिख देती है, दक्षिणी गोलार्ध की जगह उत्तरी गोलार्ध। उसको पता है कि डेट आपने सुनी भी है, 21 जून और 22 दिसंबर को वैसे ही रहने देगा, खाली उत्तरी गोलार्ध की जगह दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की। और फिर बोला कितने स्टेटमेंट सही है। तो आप क्या करो कि पहले याद कर लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21 जून, सदर्न हेमिस्फीयर 22 दिसंबर, है ना। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इतना समझ में आ गया। 66.5 से ध्रुवों तक के प्रदेश में दिन की लंबाई 24 घंटे से भी अधिक होती है और ध्रुवों पर यथानुसार दिन की लंबाई 6 महीने तक की होती है। ध्रुवों पर कितनी? 6 महीने का दिन देख रहे हो। टेबल में देखिए, प्रकाश की अवधि 21 जून को 6 महीने। हाँ,
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 21 जून को 6 महीने प्रकाश की अवधि है। 22 दिसंबर को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 6 महीने की प्रकाश की अवधि है। दिख रहा है? इसका मतलब 6 महीने के दिन शुरू हो गए 90 डिग्री पर, कब से? 22 दिसंबर से, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून से। क्लियर हो गया? ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, अतः सूर्य की भू सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। इस परिक्रमण के फलस्वरूप सूर्य 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन होता है। उत्तरायण मतलब जो सूर्य ऊपर की तरफ, किरणें ऊपर की तरफ आती हैं तो हम बोलते हैं सूर्य क्या हो रहे हैं? उत्तरायण हो रहे हैं। ज्योतिष में भी सुना होगा आपने। और जब नीचे की तरफ जा रहे होते हैं हम तो हम बोलते हैं सूर्य क्या हो रहे हैं? दक्षिणायन हो रहे हैं। ठीक है? यानी 6 महीने 0 डिग्री इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, कैंसर के बीच में रहते हैं। 6 महीने 0 डिग्री इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है? और हम क्या हैं? कृषि प्रधान देश हैं, कृषकों का समाज है हमारा, जो समाज है अब नहीं है, लेकिन पहले जो था देश किसका था? कृषकों का। तो हमें भाई सूर्य की आवश्यकता पड़ती थी। गेहूं बो रखे हमने, गेहूं बो रखे तो क्या, उसको पकाने के लिए सूर्य देव की आवश्यकता होती थी। तो हम क्या मनाते थे? बसंत पंचमी, है ना, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, ये सुना है? हाँ, तो ये इसलिए मनाते हैं हम। यानी हमारे पूर्वजों को पता था कि कर्क रेखा पर कब है, कर्क रेखा से दक्षिणायन कब हो रहा है, मकर रेखा से उत्तरायण कब हो रहा है। समझ में आ रहा है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, अतः सूर्य की भूसापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। इस परिक्रमण के फलस्वरूप सूर्य 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन होता है। जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर अयन रेखा पर, अयनवर्ती रेखाएं इन्हीं को बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, अयनवर्ती रेखाएं, तो मकर अयन रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात दक्षिणायन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में उसकी किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं। उस समय उत्तरी ध्रुव वृत्तीय क्षेत्रों में तो ये पहुंच भी नहीं पाती हैं, तो इसलिए क्या होता है? 6 महीने की रात होती है वहां पर। यह मकर रेखा सूर्य की दक्षिणायन यात्रा की अंतिम सीमा होती है। यहाँ पर 22 दिसंबर के उपरांत सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ हो जाती है ना। 22 दिसंबर के बाद सूरज मकर रेखा से ऊपर आना शुरू हो जाता है। और हम मकर संक्रांति कब मनाते हैं बताओ? मतलब हमारा जो त्योहार है मकर संक्रांति कब मनाते हैं हम 22 दिसंबर को नहीं मनाते हैं। वैसे तो एक तरह से मकर रेखा लास्ट दिन है उसका, किस पर? सूर्य की किरणों का लास्ट दिन मकर रेखा पर किस दिन है? 22 दिसंबर को। लेकिन मकर संक्रांति कब मनाते हैं हम? क्यों मनाते हैं? क्योंकि काफी उत्तरायण हो चुका है। क्या हो गया है? उत्तरायण हो गया। अब 0 डिग्री इक्वेटर को पार करके क्या आएगा? हमारे देश में आएगा, और हम उसका क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। गेहूं पकेंगे, फिर हम उन गेहूं को काटेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर त्योहार मनाएंगे जब खाली टाइम होगा हमारे पास। क्या? बैसाखी। फिर बैसाखी मनाएंगे। हमारे त्योहार भी कृषि पर आधारित है। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ 22 दिसंबर के उपरांत सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है। तब सने सने उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिकाधिक सीधी पड़नी आरंभ हो जाती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। तो आप देखते होंगे ना, 21 जून तक आते आते भयंकर गर्मी भाई। तो क्या हो गया? कर्क रेखा पर आ गया। किस पर आ गया? और हमारे देश के 8 राज्यों से कर्क रेखा जा रही है। हम तो उत्तराखंड वाले हैं, ऊपर है थोड़ा, पर असर हम पर भी पड़ता है उस गर्मी का। ठीक है? छत्तीसगढ़ हो गया, या जो बीच के स्टेट है देश के, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पूछो ना जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, जहाँ से वहां की स्थिति उस दिन देखो कितनी खतरनाक होती है गर्मी। 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। सूर्याभिताप की मात्रा सूर्य की किरणों के सीधे या तिरछे होने पर निर्भर होती है। धरातल पर जब सूर्य की किरणें ठीक लंबवत होती हैं तो ताप अधिक प्राप्त होता है, और जब ये किरणें तिरछी पड़ती हैं तब ताप कम प्राप्त होता है। ठीक है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। तिरछी किरणें जो होती हैं धरातल के अधिक भाग को घेरती हैं, अतः उन्हें भूतल के अधिक भाग को गर्म करना पड़ता है। इसके विपरीत सीधी किरणें धरातल के कम भाग पर पड़ती हैं, और यह कम भाग ही सारा का सारा या अधिक ताप प्राप्त करता है। तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक मोटाई पार करनी पड़ती है, अतः वायुमंडल में अधिक ताप नष्ट हो जाता है। फलतः धरातल पर पहुंचने वाले ताप की मात्रा कम हो जाती है। जाड़ों में देखा होगा आपने, धूप आती है और उसमें गर्मी नहीं होती। हम बोलते हैं यार गर्म हो ही नहीं रहा, छत पे बैठे रहते हैं, अब होंगे गर्म तब होंगे।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किरणें किरणें क्या होती है, तिरछी होती है, उसको बहुत लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, तो क्या स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ में मैंने कहा सीधी किरण पड़ेगी तो ऐसे पड़ेगी, और टेढ़ी पड़ेगी तो काफी बड़े भाग को क्या कर रही होती है, वो कवर कर रही होती है ना। टॉर्च लेना आप, टॉर्च की एक सीधी किरण डालना और एक ऐसे में डालना, तो ऐसे में काफी बड़ा एरिया क्या करेगा, वो कवर करेगा, तो उतनी लाइट नहीं आएगी। लेकिन सीधी अगर आप करेंगे तो क्या होगी, वहां पे लाइट भी ज्यादा होगी और हीट भी ज्यादा होगी। धरातल पर प्राप्त सूर्याभितप की मात्रा वायुमंडल की अवस्था पर निर्भर करती है। आकाश में मेघाच्छादन, अगर मेघों का आच्छादन है, मेघाच्छन्नता, आर्द्रता, आर्द्रता बोलते हैं ह्यूमिडिटी को, धूलकण आदि वायुमंडल की परिवर्तनशील दशाएं पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्याभितप की मात्रा को निरंतर बदलती रहती है। वायुमंडल में छाई हुई धूल सूर्य शक्ति को पृथ्वी तक पहुंचने में बाधा उपस्थित करती है। जब कहीं वॉल्केनो फटते ना, बड़े क्राकाटाओ जैसे वॉल्केनो, इंडोनेशिया में फटा था एक क्राकाटोआ वॉल्केनो था एक, उसका आधा भाग उड़ गया पूरा, जैसे पहाड़ है सामने, उसका आधा पहाड़ क्या हो गया, उड़ गया, इतना भयंकर विस्फोट हुआ, करीब 2-3 हजार किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दी। तो इंडोनेशिया में उसका सुनामी आई, कई लोग मरे, बहुत पहले की बात है। लेकिन बताया जाता है कि 2-3 महीने तक जो डस्ट होती है, किसकी, वॉल्केनिक डस्ट, वो छाई रही, सूर्य पहुंचा ही नहीं नीचे, तो लोग ठंड से भी मरे, क्योंकि जब सूर्य की किरण नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा। कुछ लोग तो सांस से मरे, सांस की, हजारों लाखों लोग मरे थे इंडोनेशिया में। तो कभी देखना क्राकाटोआ वॉल्केनो को, देखना कि उसका विस्फोट सबसे खतरनाक विस्फोट माना जाता हो इतिहास का अभी तक का, ठीक है। अगर ऐसी धूल छा गई तो भैया कहां से आएगा, सूर्य तप की मात्रा नहीं मिलेगी। तो वायुमंडल में छाई हुई धूल सूर्य शक्ति को पृथ्वी तक पहुंचने में बाधा उपस्थित करती है। आकाश की मेघाच्छन्नता भी सूर्याभितप पर गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि मेघ सूर्याभितप को पुनः प्रतिबिंबित करने में बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इस कारण धरातल पर आने वाली सूर्य शक्ति में कुछ न्यूनता आ जाती है। खुली और वनस्पति विहीन शैलों वाले क्षेत्र खेतीहर भूमि की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। इसी प्रकार बालू मिट्टी वाले भाग कांप या दलदल भूमि की अपेक्षा शीघ्र ही अधिक गर्म हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसी कारण से मरुस्थल में दैनिक तापांतर अधिक मिलता है। मरुस्थलों में दिन में नहीं मरोगे, रात को मरोगे, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जितना गर्म दिन में हो रहा है उतना ठंडा रात को हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो डेजर्ट में क्या है, रात को ठंडा भी है, दिन में क्या है, गर्म है, तो रात को दैनिक तापांतर सबसे अधिक जो होता है वो मरुस्थलों में ही होता है। अगला, वायुमंडल पर तापन एवं शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं, जैसे परवेशी लघु सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडल परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। भाषा कठिन है, वैसी सामान्य भाषा में समझा देता हूं। वायुमंडल कभी भी ऊपर से गर्म नहीं होता है, वायुमंडल कभी भी, जब सूर्य की किरणें ऊपर से आ रही तब गर्म नहीं हो रहा है। वायुमंडल ज्यादा जो गर्म होता है वो पहले पृथ्वी गर्म होगी, उसके कांटेक्ट में जो एयर होगी वो गर्म होगी, वो ऊपर उठेगी, तब वो वायुमंडल को क्या करेगी, गर्म करेगी। इतना समझ में आ गया। तो पार्थिव विकिरण बोलते हैं उसको, है ना। जब पार्थिव विकिरण होता है तो वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है। जब मैंने कहा सूर्य की किरणें आ रही होती है शॉर्ट वेवलेंथ, लेकिन पार्थिव विकिरण जो होता है वो लॉन्ग वेवलेंथ वाला होता है। तो दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है कौन, सूर्यातप। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है, निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को संचालन यानी कंडक्शन कहा जाता है। संचालन को याद कर लो कि संचालन क्या है ना। संचालन फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है, नहीं पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा है संचालन, कंडक्शन, कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने। एक रॉड ली, उसको आगे आग में रखा, धीरे धीरे क्या हो गया, हाथ भी जल गया, पीछे पीछे आती है ना। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि ऊपर से सूर्य की किरण आई, पृथ्वी गर्म हुई, पृथ्वी के कांटेक्ट में जो एयर है वो गर्म हुई, उसने ऊपर वाली को गर्म किया और ऊपर वाली को गर्म किया, ऐसे करते करते क्या करती हो, लेकिन जो पृथ्वी के निकट वाली लेयर होगी वो ज्यादा गर्म होगी, क्या होगी। इसीलिए वायुमंडल की विशेषता है
165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसे ही आपने मृग मरीचिका में भी पढ़ा होगा, जब आप डायग्राम बनाते हैं, सोना नहीं है, जब आप डायग्राम बनाते हैं तो मीडियम पढ़ते हैं, डेंस मीडियम, रेयर मीडियम पढ़ते हो। रेयर डेंस, हर नीचे वाली लेयर रेयर होती है ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाली डेंस होती है। वायुमंडल ऊपर ऊपर जब जाएंगे तो ठंडा होता जाएगा। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो गया, उससे ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए तो हो रहा है कि सूर्य तप की जो मात्रा पड़ रही है, तो सबसे ज्यादा जो गर्म हो रहा है वो धरती के कांटेक्ट वाला क्या है, तो सबसे रेयर मीडियम जो है वो क्या है, नीचे वाली लेयर, सबसे नीचे वाली। समझ में आ गया? मृग मरीचिका भी इसी कारण होती है, ये पता है। मृग मरीचिका मतलब मिराज जिसको बोलते हैं। रेगिस्तानों में जो पानी दिखाई देता है आपको, वहां जाते हैं कुछ होता ही नहीं। या कभी गर्मियों में सफर करना बस में, तो ऐसा लगता है, कार में भी अगर आप सफर कर रहे हैं तो ऐसा लगता है सड़क पर पानी पड़ा हुआ, दूर से ऐसा लगता है, वहां जाओ तो पानी होता ही नहीं है। दैट इज मृग मरीचिका। तो इस प्रक्रिया को संचालन कहते हैं। इतना समझ में आ गया? संचालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है कि जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में संचालन महत्वपूर्ण है, कंडक्शन महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। अब ऊपर की तरफ जब जा रही है तो संवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? आपको मैंने बोला भी था, फिर वर्षा का नाम भी इसके नाम पर पड़ता है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है जी। कहाँ? 0 डिग्री इक्वेटर में, है ना। जब ये ऊपर जाएंगी हवा की परतें, मतलब हवा, गर्म हवा ऊपर जाएगी तो क्या होगा? इसको क्या बोल रहे हैं? कन्वेक्शन बोल रहे हैं। इसके साथ मॉइस्चर जाएगा, बारिश होगी तो उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास होगा। ठीक है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। क्षोभ मंडल कौन सा मंडल है? ट्रोपोस्फियर। कौन सा? ट्रोपोस्फियर, जिसमें हम रहते हैं। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन, एडवेक्शन कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? एडवेक्शन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। हाईलाइट कर दीजिए इसको, क्वेश्चन बन चुका है यहां से। मध्य अक्षांश कौन से होते हैं? लोअर लैटिट्यूड्स होते हैं 0, 5, 10। हायर लैटिट्यूड्स होते हैं 66.5, 80, 90। मध्य अक्षांश कौन से हो गए? 40, 45, 50। मध्य अक्षांश कौन से हो गए? अक्षांश मतलब लैटिट्यूड्स, मध्य मतलब बीच वाले, है ना। तो 0 से 90 ऊपर है, 0 से 90 नीचे है। लोअर लैटिट्यूड बोल रहा होगा, निम्न अक्षांश अगर बोल रहा होगा तो यही है, 0 से ऊपर वाले 5, 10। ठीक है। उच्च अक्षांश बोल रहा होगा तो 80, 90, 70। मध्य अक्षांश बोल रहा होगा तो 35, 40, 45, 50। समझ में आ रहा है? तो वो ये बोल रहा है कि मध्य अक्षांशों में भी तो देश होंगे कुछ। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं किस कारण से होती हैं? आंसर अभिवहन के कारण होती हैं, एडवेक्शन के कारण होती है। यहां पर एडवेक्शन का मतलब क्या है? पहले हमने देखा कि ऊपर से सूरज की किरणें आई, लेयर गर्म हुई, उसने ऊपर वाली को गर्म किया, है ना। ठीक है, ऊपर गर्म किया। अब जब ऊपर जाने लगी वो, तो उसको हमने फिर कन्वेक्शन बोला। लेकिन अभी हमने क्षैतिज की बात नहीं की। क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को। जब हॉरिजॉन्टल में जब जा रहा होगा तो उसको क्या बोल रहे हैं? एडवेक्शन बोल रहे हैं। इन 3 शब्दों को याद करना है आपने। वायुमंडल में इनकी तीनों की बड़ी महत्वपूर्ण क्या भूमिका होती है? किस किस की भाई? कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। और कल जब मैं चैप्टर शुरू कर रहा था तो मेरे ख्याल से 3 शब्द कहीं पर आए थे। कहां पर आए थे जरा मुझे बताओ, कहां पर आए थे? कहीं पर आए थे? कल ही पढ़ाया मैंने।
जब मैं क्षोभ मंडल पढ़ा रहा था तो उसमें जो लास्ट पॉइंट बताया था मैंने, उसमें यह बताया था कि जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। इस भाग के गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण, संचालन और संवहन द्वारा होता है। रेडिएशन, संचालन और संवहन, ये अलग है भाई। संवहन हो गया कौन सा, कन्वेक्शन, है ना। संचालन हो गया कौन सा, कंडक्शन। एडवेक्शन शब्द नहीं आया था, एडवेक्शन यहाँ पर समझ लीजिए। मध्य अक्षांशों में एडवेक्शन की बड़ी भूमिका है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का परिणाम होती है। आपके लिए लू पर लिखने के लिए आएगा, 20 शब्दों में पूछेगा। अगर पहली लाइन आपने ये लिख दी कि एडवेक्शन अभिवहन के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, अभिवहन के परिणाम स्वरूप, हाँ, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, खासकर उत्तरी भागों में, विशेषकर उत्तरी भागों में गर्मियों में चलने वाली जो गर्म हवा होती है उसको लू कहते हैं। बस हो गया, 2 में से 2 नंबर मिल गए इतने। और अभिवहन जैसे ही आपने लिखा, एग्जामिनर समझ गया कि इस बच्चे को क्या है, पता है, ये ज्ञानी है, तो 2 में से 2 देगा। जो अभिवहन नहीं लिखेगा उसको 1.5 मिलेंगे, जो थोड़ा और गड़बड़ करेगा उसको 1 मिलेगा। तो 2 में से 1 भी मिलते हैं, हमेशा 2 में से 2 नहीं मिलते, ठीक है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्यातप से। सीधे सूर्यातप से गर्म नहीं होता है, पार्थिव विकिरण के कारण गर्म होता है। क्लियर हो गया। वायुमंडल विकिरणन द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। क्लियर हुआ। अब अगले टॉपिक में बताऊंगा आपको पृथ्वी का ऊष्मा बजट।